So start writing children. This is your lab preparation of HNO3. इसके बाद आपको क्वेश्चन जो पूछेंगे वो पूछेंगे इस पे, आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पे क्वेश्चन पूछेंगे वो। हाँ, इसको NaNO3 भी ले सकते हैं आप लोग प्लीज। कहीं ऐसा ना हो आपको NaNO3 और H2SO4 दे दे और आपसे पूछने तो आप कंफ्यूज हो जाइए, चाहे वो सोडियम ले चाहे पोटेशियम लिखे, बात एक ही है। तो फिर मैम प्रोडक्ट साइड में क्या बनेगा? ओह माय गॉड, कैसे बच्चे आप लोग बेटा, वही बनेगा ना, NO3 तो दोनों से मिल रहा है, फिर आपका क्या बन जाएगा, NaHSO4 बन जाएगा यहाँ पर। हाँ ठीक है है ना, ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट नहीं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा बेटा, प्रोडक्ट सेम ही रहेंगे, मतलब क्योंकि ये तो अल्कली मेटल्स है ना, तो चाहे आप सोडियम ले लें चाहे पोटेशियम ले लें, आपका प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। चलिए इंडस्ट्रियल मेथड पे आइए और डालिए ऑसवाल्ड प्रोसेस। मैम ये रिएक्शन लिखना है। यस बेटा उत्कर्ष, तो तुम लोग कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आज मैंने आपके लिखे, ये आपको पता है सिलेबस में देखो, उसमें HNO3 अलग से दिया है, नाइट्रिक एसिड है ना समीरा, समीरा तुमने देखा था अलग से नाइट्रिक एसिड दिया ना, कल हम डिस्कस कर रहे थे सिलेबस के बारे में। समीरा यू आर हियर और नॉट? अल्फिया समीरा वी वर डिस्कसिंग ना। मैम कौन सा पेज नंबर है? यस मैम। वंश ने जो भेजा है हमको सिलेबस, उसमें देखो ना मयंक, उसमें अलग से दिखा है नाइट्रिक एसिड। वंश ने जो सिलेबस भेजा उसमें देखो। मैम मैंने कुछ थोड़ी बोला। तो किसने बोला फिर? पता नहीं बेटा, जो या तो मैंने सिलेबस भेजा उसमें भी देखो, जो वंश ने भेजा उसमें भी देखो, दोनों में अलग से नाइट्रिक एसिड को उन्होंने वो करा है, अलग से लिखा है मतलब उसके बारे में। ठीक है, आ जाओ ओसवाल्ड प्रोसेस पे। तो ओसवाल्ड प्रोसेस पे आ जाओ, अमोनिया में डालो ऑक्सीजन पहले तो जल्दी से। और बच्चों देखो मैं इसको ना तोड़ के लिख रही हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, मतलब एक साथ नहीं लिख रही हूँ। तो प्लैटिनम आपको रखना है और 500 केल्विन प्रोवाइड करनी है। देखो ये ओसवाल्ड प्रोसेस है और ये इंपॉर्टेंट है ना, आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं ना, आपको याद होगा कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिपरेशन भी हो सकता है ना, NO का प्रिपरेशन भी। तो पहला स्टेप तो आप बनाओगे नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, फिर क्या करोगे ना, आप इस नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कर दोगे, ठीक है, ये NO का आप ऑक्सीडेशन कर दो O2 के साथ। तो जब आप NO का ऑक्सीडेशन करोगे O2 के साथ, तो जाहिर सी बात है आपको क्या मिल जाएगा, NO2 मिल जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अब आप पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे, है ना, पानी के साथ रिएक्शन करवा दो। देखो जब आप पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 2HNO3 प्लस NO। अब ये NO आपको वापस मिल गया, जिसको आप फिर से रीयूज कर लोगे, यहाँ पर इसका फिर ऑक्सीडेशन कर लोगे, फिर बनाते जाओगे। मतलब वो प्रोसेस जो कम पैसों में हमें ज्यादा, मतलब आप ये देखो साइड प्रोडक्ट भी आप उसको फिर से यूज कर रहे हो। तो मिलियंस टनों में जब आपको HNO3 बनाना होता है तो आप ओसवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं, इसलिए अपन उसको इंडस्ट्रियल मेथड कह रहे हैं। तो जब थोड़ा बहुत बनाना होता है तो लैब में बना लेते हैं, जैसे कि केवल 1 लीटर बनाना है, 2 लीटर बनाना है, 3 लीटर बनाना है, तो वो लैब में बना लेते हैं। बट इंडस्ट्रियल मतलब कि जो टनों से बनता है, राइट, जो सप्लाई होने के लिए इंडस्ट्रीज बनाती है ना, होलसेल शॉपकीपर्स को जो इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है, वो इस मेथड से, इस ओसवाल्ड मेथड से ही HNO3 को प्रिपेयर करती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी बच्चों, कि यहाँ पर आपने HNO3 बना तो दिया, ठीक है, लेकिन इस HNO3 में पता है आपको बहुत सारा पानी है अभी भी, है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसका डिस्टिलेशन करोगे। दिस HNO3 इज डिस्टिल्ड, डिस्टिलेशन करोगे। तो जब आप इसका डिस्टिलेशन करोगे ना बच्चों, तो डिस्टिलेशन मतलब आप पानी को उड़ा रहे हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पानी मिला है इसमें यार, है ना। तो जब आप पानी को उड़ा रहे हो, आप जानते हो ना डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, साक्षी डिस्टिलेशन मेथड बताए बेटा, साक्षी? नहीं मैम। ओह माय गॉड, सूर्यांशी तुम्हें पता है डिस्टिलेशन क्या होता है? चलो अभी बोलोगे, आप बोलेंगे मैम चिल्लाना शुरू कर देगी, सिर्फ बोलो ही मत चलो ठीक है, आप इसको हीट कर रहे हैं। हाँ याद आ गया, फिगर के वो पाइप लगा के राइट कंडेंसर, यस बेटा, हाँ। HNO3 जो पानी है यहाँ, आप इसे हीट कर रहे हो तो पानी वेपोराइज होता जाएगा और निकलता जाएगा, ठीक है।
पानी कम होता जाएगा मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, है ना साक्षी? तो जैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन 68% हो जाएगा, जैसे 68% हुआ, अब आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर तो पढ़ा नहीं। अगर मैं बोलूंगी कि आपने सॉल्यूशन पढ़ा है तो आप मुझे चिल्लाना शुरू कर दोगे, आपने पढ़ाया कहाँ है, तो इसलिए मैं बोलूंगी नहीं। लेकिन जिसने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, आपको याद होगा अपन ने एजियोट्रॉप एक टॉपिक पढ़ा था, और मैंने आपसे कहा था कि 68% HNO3 प्लस वाटर एक एजियोट्रॉप है। एजियोट्रॉप मतलब जो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होना स्टार्ट कर देता है। बच्चों देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, हो क्या रहा था कि अभी आप जब इसको उबाल रहे हो, मतलब गर्म कर रहे हो, तो पानी उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, और HNO3 आपको कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा है। जैसे 68% HNO3 बचा, अब क्या होगा कि पानी और HNO3 एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल करना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे सॉल्यूशन जिससे जो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर पाते, ऐसे मिक्सचर को आप बोलते हो एजियोट्रॉप्स। इज इट ओके बच्चों? तो अब जब आपका 68% एजियोट्रॉप्स अपन पढ़ेंगे बेटा सॉल्यूशन में, बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करूंगी सॉल्यूशन रात वाली क्लास में, और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, है ना? सॉल्यूशन में एजियोट्रॉप ऐसे सॉल्यूशन बेटा जो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होते हैं। बस अब इतना समझ लो, आप बहुत ज्यादा मत समझो क्योंकि आपको इसके पीछे का कुछ भी थ्योरी पार्ट नहीं पता। अभी आप इतना समझ लो कि ऐसे सॉल्यूशन, बाकी समीरा, अल्फिया, पलक आप सबको बहुत अच्छे समझ गए होगे, है ना? क्या रीजन है आप याद करो। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन जो है वो एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोग भी भूल गई होगी, क्योंकि है ना पढ़ना ही तो नहीं है ना हमको, यही तो प्रॉब्लम है कि हमें पढ़ना नहीं है। क्या बेटा? ये वाला चैप्टर सॉल्यूशंस आपने पहले पढ़ा हमने चुका है? अप्रैल में पढ़ा था हमने, और इनमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, बेचारे बच्चों ने अप्रैल में पढ़ा था, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इन्हें रिवाइज नहीं किया, तो मैम इनको भी नहीं बहुत पढ़ा था अच्छा फील। शायद। बहुत मतलब क्या क्या कहूं मैं, क्या कहूं मैं अपने बारे में, मतलब मैं कितनी महान हूँ, मैं तो यही बोलूंगी बेटा। क्यों अल्फिया, मैं महान हूं कि नहीं अल्फिया? कुछ तो बोलो भाई। एजियोट्रॉप पढ़ा था कि नहीं मैम पढ़ा आपने था? सपने में पढ़ा दिया होगा। मैम पढ़ाया तो था। पढ़ाया तो था, मैम सुना उसमें आपने लिखा नहीं वर्ड होगा। सुना, पढ़ाया तो था, फिर क्या? भूल बहुत गए। ही मतलब क्या बोलूं मैं। मैम भूल गए तुम लोग इसलिए एक बार रिकॉर्डिंग 1 मिनट बंद करो, मतलब मैं अभी ना। तो HNO3 और वाटर जो है, HNO3 और वाटर जो है वो हम उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और वाटर जो है वो इवोपरेट होता जाता जा रहा है, ठीक है? अब बचा कितना, 68%। लेकिन अब अगर आपको और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए, तो अब आप इस डिस्टिलेशन मेथड से तो नहीं कर सकते, ठीक है? तो याद रखो, अगर आपको और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 देखो, इसलिए आपको जो लैब, स्कूल लैब वगैरह में जो HNO3 मिलता है जनरली वो 68% ही मिलता है। लेकिन अगर आपको अगर दूसरे प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत जरूरी है, तो आप क्या करोगे कि HNO3 में H2SO4 डाल दोगे। और आप सब जानते हो कि H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो HNO3 के पानी के को क्या कर देता है, उड़ा देता है, और उसे 90% तक प्योर बना देता है, ठीक है? तो याद रखो, लेकिन एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि जो HNO3 मार्केट में मिलता है, अवेलेबल होता है, वो 68% ही HNO3 होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाए तो याद रखिए, विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, मैं आपसे एक वर्ड कहूंगी, डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा आप केवल 68% तक ही आपको कॉन्सेंट्रेट HNO3 मिलेगा। उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको बढ़ाना है तो आपको H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा, जो इसका कॉन्सेंट्रेशन 98% तक लेके जा सकता है। मैंने जो कहा वो समझ में आया या मैंने ब्लाबला कर दिया? समझ में गया आता मैम। है। आपको तो समझ मैम में आ गया? डिस्टिलेशन कर क्यों रहे हैं फिर? H2SO4 ही मतलब डाल कि दें। नहीं बेटा, H2SO4 में अच्छा ऐसे इतना नहीं, इतना H2SO4 डाल के आप इतना पैसा खर्च नहीं करना, अपन को थोड़ा सा हीट करके पानी उड़ा देना है। देखो इतना पैसा नहीं खर्च करना कि जितने का प्रोडक्ट नहीं है उतने में आपने पैसा खर्च कर दिया। आप समझ रहे हो? H2SO4 भी तो अच्छा खासा वो भी तो एक्सपेंसिव है ना? इट इज किंग ऑफ केमिकल्स। हाँ बोलो। H2SO4 से Yes. 90% कॉन्सेंट्रेटेड मिल जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 60, हाँ 68 तक अपन ने यहाँ निकाल लिया, उतना H2SO4 में खर्च थोड़ा करेंगे बेटा, और उतना रैपिडली जितना हीटिंग के द्वारा पानी उड़ जाएगा, तो जितना अपन सस्ते में काम कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में इसको बना रहे हैं, तो कैसे बना रहे हैं? मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि अवर कंट्री इज क्या, डेवलपिंग कंट्री। हम बहुत डेवलप नहीं है, हम पैसा देखकर काम करते हैं, ठीक है? तो हमें सस्ते में प्रोडक्ट बनाना है,
तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इसका डिस्टिलेशन कर लेंगे। और अब पानी उड़ ही नहीं सकता क्योंकि अब पानी और HNO3 एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल कर रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे, तो जो डिस्टिलेशन से जो आपको HNO3 मिलेगा वो 68% ही होगा। जो स्कूल लैब वगैरह में होता है वो भी 68% होता है, लेकिन अगर उसको 98% तक लेके जाना है बाकी दूसरी चीज बनाने के लिए, तो उसे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह यूज करने के लिए स्ट्रांगली, तो फिर आप उसमें H2SO4 डालकर उसको डिहाइड्रेट कर सकते हो। और तो उसको मैम भी डिस्टिलेशन के 100% बाद नहीं कर सकते। डिस्टिलेशन बेटा? के बाद डालते हैं कि पहले ही डाल सकते हैं? ऑफ कोर्स बेबी, H2SO4 बेबी डिस्टिलेशन के बाद डालेंगे ना बच्चा मेरा, ताकि 68 से वो 98 पे आ जाए। वही तो वो बोल रहा है पहले मयंक, डाला देखो तो तो अभी मयंक क्या पूछ रहा था और मैंने क्या बोला, मैंने बोला H2SO4 भी तो बहुत एक्सपेंसिव है ना, यस मैम। आप हीट करके पानी उड़ा दो ना पहले बेटा, इतना पैसा मैम खर्च नहीं करने का। एजियोट्रॉप को फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, दूसरे मेथड से कर सकते हैं, वो अलग मेथड्स होते हैं बेटा, है ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन नहीं, फ्रैक्शनल मतलब डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन, इसमें छोड़ देते हैं इतने पे जब 68% हाँ मतलब हो। लाइक क्योंकि इतना आसान नहीं होता एजियोट्रॉप को सेपरेट करना, ठीक है, जो सेपरेट हो जाते हैं वो जियोट्रॉप्स होते हैं, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं जियोट्रॉप्स, और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होते उनको बोलते हैं मयंक एजियोट्रॉप्स। तो आप इन इन छोटी मोटी मेथड से आप तो सेपरेट नहीं कर सकते, हाँ इसके कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल दूसरे मेथड्स होते हैं जिसमें आप उसको कर सकते हो, ठीक है, दूसरे मेथड से, इन मेथड से आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशल मेथड्स आपको यूज करने पड़ेंगे, काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं वो मेथड्स, है ना, तो बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देखो रेसिपिक मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं, तो फिर एजियोट्रॉप को क्यों नहीं, वो भी हो जाते हैं। चलो बेटा, तो यहाँ पर दिस इज योर HNO3 जो आपका 68% है ना, प्लीज ये HNO3 जो है प्लीज लिख लो पहले इसको, दिस HNO3 is only 68%, this HNO3 is only 68%, ठीक है, मतलब डिस्टिलेशन के द्वारा यहाँ पर जो HNO3 मिला इसको लिख लो कि इट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन, दिस HNO3 is concentrated by distillation up to 68% mass, प्लीज बच्चों ऐसा लिख लो, दिस HNO3 is concentrated by distillation up to 68% mass। अच्छा मैम फिर यहाँ पर, जी हाँ बेटा मैं फिर से बोल, प्लीज लिख लो एक बार फिर से, मैं बोल रही हूँ, दिस HNO3 is concentrated by distillation, this HNO3 is concentrated by distillation up to 68% mass, up to 68% mass। क्या आप लोगों ने लिख लिया? यस मैम। अच्छा एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, तो पहले तो लिखो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में लिख लो कि प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस, प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस। आप एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिखिए, वो लिखो, however impure HNO3, however impure HNO3 is yellow in color, however impure HNO3 is yellow in color, is yellow in color due to the presence of, due to the presence of, due to the presence of dissolved oxides of nitrogen, due to the presence of dissolved oxides of nitrogen, dissolved oxides of nitrogen। Is it okay बच्चों? Yes, मतलब कि इन HNO3 में क्या होता है, HNO3 में बहुत सारा NO होता है, N2O होता है, इसमें इनके कारण जो HNO3 का कलर होता है वो क्या हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, NO2, तो इनके इनकी ये बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है HNO3 में, उसके कारण HNO3 का कलर येलो होता है, ठीक है, हल्का सा येलो होता है, इम्प्योर, लेकिन अगर उसको आप प्योर कर लोगे, है ना, तो वो प्योर व्हाइट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी की फिजिकल प्रॉपर्टी में लाइन थी जो मैंने पकड़ ली और आपको लिखवा दी, क्योंकि हमें एक एक लाइन को भी नहीं छोड़ना, और मैं आपसे कहूंगी कि हो सकता है मुझसे एक लाइन छूट जाए, तो आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन पे फोकस करना, मैं नहीं चाहती कि कोई भी लाइन हमसे छूटे और आपका एक भी मार्क कटे, ठीक है। चलो अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो फटाफट ये रिएक्शन तो रटनी पड़ेगी बच्चों।
अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती, लिख लो नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज में लिख लो। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैम देयरफॉर यस बेटा, मैम आपने कहा था HNO3 में इम्प्योरिटीज NO2 होती है और एक और कौन सा? NO2 N2O नाइट्रिक मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड एज एन इम्प्योरिटी, आप ऐसे लिख लो बेटा, ड्यू टू इम्प्योरिटीज ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं ना कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी उसमें रहती है, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसमें ऑक्सीजन तो बहुत सारा होता ही है और नाइट्रोजन भी है, तो वही आपस में रिएक्ट करके बहुत सारे ऑक्साइड्स भी बना लेते हैं, जिस कारण वो इम्प्योर इसका कारण येलो हो जाता है। ठीक है बेटा। यस मैम तो अभी it जो is- लाइन बोली हाँ मैं फिर से वो बोलूं, फिर से बोल दीजिए मैम। हाँ मैं लिख लो बेटा, however impure HNO3 is yellow in color, however impure नहीं, ये HNO3 नहीं is मैम, yellow ये in, नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो। अच्छा अच्छा ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में लिख लो कि HNO3 is an oxidizing agent या strong oxidizing agent, therefore it oxidizes the metal, therefore it oxidizes metal। मयंक लिख लिया? यस मैम। मयंक चलो अब जल्दी फटाफट रिएक्शन में उतार रही हूँ, लिख रही हूँ और आप टिपते जाओ और इसको रिएक्शंस को याद करना है। बस आप इतना ध्यान रखना एक चीज, क्या कि dilute HNO3 होगा तो N2O बनेगा। सुना आप लोगों ने, अगर मैं dilute HNO3 यूज करूंगी तो N2O बनेगा या NO बनेगा, है ना, आप अभी तो NO पढ़ लो, NO बनेगा, N2O भी बन सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में हमेशा क्या बनेगा बच्चों, NO2। सुना आप लोगों ने मैंने आपसे क्या कहा कि dilute HNO3 में NO बन सकता है या फिर मैंने आपसे कहा कि N2O भी बन कहीं दिख सकता है, लेकिन NO2 हमेशा किस में बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड में। तो वो रीजनिंग असर्शन में या अगर एमसीक्यू में पूछेंगे तो आप ध्यान रखना, अगर उन्हें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिखा है तो आपका प्रोडक्ट में हमेशा NO2 गैस होगी, है ना, और अगर उन्हें dilute लिखा है तो आपके प्रोडक्ट में या तो NO हो सकता है या N2O हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या, मैंने जो समझाया आपको समझ में आया? यस आपको मैं विजुलाइज करवा रही Yes, हूँ। हाँ ma'am. बेटा ध्यान रखना कि कॉन्सेंट्रेट में हमेशा NO2 निकलेगा, उसी तरह से कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में हमेशा SO2 निकलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, जिससे कि आपको तो क्या करना है, टिक करना है ना, आपको रटना तो कुछ भी नहीं, आपको सब टिक करना है। तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए, आपसे आपसे पूछे कि कौन सी रिएक्शन सही है, तो याद रखो dilute है तो इन दोनों में से कोई एक होगा और कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 होगा, बस बात खत्म। लिखना स्टार्ट करिए फटाफट अब रिएक्शन, थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो चलो, तो कॉपर प्लस 8 मोल्स ऑफ HNO3 और प्लीज मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ dilute, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब कॉपर का +2 ऑक्सीजन स्टेट हो गया, तो ये कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, है ना, NO3 होल ट्वाइस प्लस 2 मोल्स ऑफ NO क्योंकि dilute है, प्लस H2O तो निकलना ही निकलना है बच्चों, हमेशा ध्यान रखो H2O तो बाहर निकलना ही निकलना है, पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। तो जब आपको ये पता है कि या 0 था और +2 में आ गया, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज ही करेगा ना, तो अब NO3 है तो नाइट्रेट ही बनेगा ना, और dilute है तो NO ही बनेगा ना, और पानी तो बनता ही बनता है, हो गया। तो चीज को ना आसान सा, नहीं मैम केमिस्ट्री बहुत टफ है, नहीं मैम याद, अरे ऐसे करना ही नहीं है, खुश होके पढ़ो, पढ़ना तो है ना, खुश होके पढ़ो। ये बोलो बहुत इजी है, बहुत इजी है, तो बहुत इजी लगेगी। अगर रोना स्टार्ट करके पढ़ोगे ना तो फिर वही चीज टफ लगने लगेगी, हंस के पढ़ो। चलो मैम CO के ऊपर Second- +2 लिखना है क्या प्रोडक्ट साइड में? नहीं नहीं वो तो मैंने आपको समझाया बच्चा, वो तो मैंने आपको समझाया, यस ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो कॉन्सेंट्रेट के साथ बच्चों, कॉपर प्लस 4 HNO3 और यहाँ पर लिख लो कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेटेड की अलग लिखनी है, dilute की अलग लिखनी है, बनना वही है, कॉपर नाइट्रेट ही बनेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन तो वही होगा, बस NO2 बना दो और पानी बना दो। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा यार, तो बैलेंस कर लो, इसमें 2 NO2 और 2 H2O लिख दो। कोशिश करना कि बैलेंस आप दिमाग में रखो ना, बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड लिया है। हाँ बेटा ये कॉन्सेंट्रेट लिया है, प्लीज ये ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में रिएक्शन दी हुई है इसलिए मैं लिखवा रही हूँ, और HNO3 अलग से टॉपिक दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड, तो भैया वो क्वेश्चन जरूर डालेंगे। और मैंने आपसे जैसे कहा था कि मैं एक रिएक्शन की फोटो खींच के भी भेज दूंगी सारी, वो भी ध्यान से देखना, वो सारी रिएक्शन मैंने जो लिखवा रही हूँ उसी में से है, यही सब रिएक्शन उसमें लिखी है, बट स्टिल एक पेज होना चाहिए जिसमें आपके पास सारी रिएक्शन हो, ताकि आप स्टडी टेबल पे लगा दो, और ताकि जब
जैसे ही आप भगवान के सामने खड़े होकर अगरबत्ती लगाते हो ना, उतना टाइम मत लगाना अगरबत्ती, उतना ही टाइम आप रिएक्शन के सामने खड़े हो जाना, क्योंकि गॉड कहता है कर्म पहले करो, मुझे अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है, पहले अपना कर्म करो। तो कर्म है कि पढ़ना। तो 2 मिनट जो अगरबत्ती में लगाकर छोड़कर ये 2 मिनट खड़े हो जाना इन रिएक्शंस के सामने, और इसका रोज अगर 2 मिनट भी खड़े होगे ना बेटा, तो रिएक्शंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर जो आप रोते हो ना कि बहुत टफ है, याद नहीं होता, ऐसा नहीं होता, सारा रोना भूल जाओगे। ठीक है, चलो इससे रब कर रही हूँ और जिंक के साथ बात करते हैं। जिंक की पहले रिएक्शन करवाएंगे dilute HNO3 के साथ, 4Zn प्लस dilute HNO3। ठीक है, अब यहां पर अपन dilute ले रहे हैं तो 10 मोल्स ले रहे हैं। ठीक है, जिंक नाइट्रेट, मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन स्टेट तो +2 ही रहेगा, पानी तो बनेगा ही, और यहाँ पर N2O बनता है। बस इतना ध्यान रखना कि जिंक के केस में N2O बनता है, कॉपर केस में NO बनता है। बस इतना याद रखना पड़ेगा बेटा आप लोग को, है ना। तो फिर अब इसको बैलेंस कर लो, तो ये 5 मोल्स बना लेती हूँ, क्योंकि 10 है तो 5 टू 10 हो जाएगा। भाई 10 है, देखो ऐसे याद करो, 10 है तो ये 5 टू 10 हो जाएगा, है ना। 4 है तो यहाँ पर 4 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 4Zn है ना। N2O को बैलेंस करो यार, N2O एक ही होगा ना। मैम वो तो यहाँ पर हो डाइल्यूट गए के होंगे आगे क्या लिखा है? 10? 10 मोल्स लिखा है बेटा, मतलब वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्योंकि देखो यहाँ पर 10 है ना, तो ये 4 2 8 नाइट्रोजन तो यहीं पर होगा ना, ये 2 9 10, तो यहाँ N2O में कुछ नहीं आएगा। कॉन्सेंट्रेट पे आ जाओ। देखो बैलेंसिंग में आप इतना ध्यान मत देना, आप तो सब इतना ध्यान रखना प्रोडक्ट क्या है ना। बैलेंसिंग वो आपसे पूछेंगे भी नहीं, ठीक है ना। Zn प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, आप जानते हो कि बनता तो Zn, आपको प्रोडक्ट रटे होने चाहिए बस। ये बनेगा NO2 बनेगा और H2O बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए बस। अगर आपको ये पता है तो फिर बैलेंसिंग तो आप खुद ही कर लोगे ना, वहां बैठे बैठे कर लोगे बैलेंसिंग। चार होना है क्या? तो 4 यहाँ रखो। तो मैम आपने जो ये 4 इक्वेशंस लिखवाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बिल्कुल बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी, मैंने कहा ना अपन को एनसीईआरटी से पूरा पेपर बनता है केमिस्ट्री का, पूरा पेपर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की एक लाइन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अपन कुछ नहीं छोड़ सकते, एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ सकते। पता डिलीट पोर्शन तो छोड़ रहे हैं अपन, फिर भी बाबा डिलीटेड पोर्शन भी मैंने पढ़ाया है पूरा। आप नहीं बोल सकते कि मैम आपने ये छोड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने सब पढ़ाया है आपको। क्योंकि पी ब्लॉक का अच्छा खासा आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका वेटेज बहुत होता है पी ब्लॉक का, तो उसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है यार अभी भी, मतलब जितने ये आप लोग बोले 4 मेंस हुए हैं, लेकिन ये और टफ होते जा रहे हैं, पता है तुम लोग को। फर्स्ट सेकंड तो फिर भी इजी पेपर आया था, अभी थर्ड फोर्थ तो बच्चे बता रहे हैं और टफ था मैम। चलो अब मेटल्स एक लाइन लिख लो प्लीज बच्चों। अच्छा आपने बचपन में पढ़ा है क्या कि एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है जो फर्दर उसको ऑक्सीडेशन करने में प्रोटेक्ट करती है? क्या ये पढ़ा है आपने बचपन? हाँ। आई शुड से बचपन, Yes, 10th क्लास यस को बचपन ही मैम, कहते हैं। यस मैम पढ़ा थैंक है। गॉड। चलो लिख लो फिर, आप फिर भी लिख लो। मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, metals like chromium and aluminium do not dissolve in, metals like chromium and aluminium do not dissolve in concentrated HNO3, do not dissolve in concentrated HNO3 due to the protective layer of oxide on their surface, due to the protective layer of oxide on their surface, on their surface। लिख लिया क्या? अब नेक्स्ट लाइन लिखो, नोबल मेटल्स लाइक, नेक्स्ट लाइन लिखो, नोबल मेटल्स लाइक
gold and silver, noble metals like gold and silver, sorry, gold and platinum, पागल हो गई हूं मैं, gold and platinum, noble metals like gold and platinum do not react with HNO3, do not react with HNO3। आप जानते हैं ये बहुत नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में, गोल्ड ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? अच्छा मुझे बताओ, अगर गोल्ड ऑक्सीडाइज होता तो गोल्डन टेम्पल को तुम लोग देखने जाते क्या? बताओ मुझे, No, ma'am. जाते क्या गोल्डन टेम्पल? सारा गोल्डन, पूरा गोल्ड तो ब्लैक हो जाता, ऑक्सीडाइज होता ही नहीं ना वो हवा के साथ, इसलिए गोल्डन टेम्पल को देखने हम आज भी जाते हैं, है ना। तो गोल्ड और प्लैटिनम जो होते हैं ये नोबल मेटल्स कहे जाते हैं, क्योंकि ये मतलब अपनी जिंदगी में वैराग्य है इनमें, वैराग्य मतलब किससे रिएक्ट नहीं करते, है ना, खुश है अपनी जिंदगी में बहुत। लेकिन बेटा होता क्या है कि अगर आपने सुना होगा ना कि ये पहले के जमाने में बहुत चलता था कि ये बोलते थे सोना साफ करवा लो अपना, मुझे अपने दादी नानी वाला जमाने वो लोग बताते हैं हमको कि ये पहले घूमते रहते थे कि अपना सोना दो और साफ कर दो, तो वो क्या लेकर आते थे, वो अपने साथ एक्वारिजिया लेके आते थे। एक्वारिजिया क्या होता है बच्चों, कि HCl और HNO3 का एक मिक्सचर होता है उनके पास, है ना, जिसमें 3:1 होता है। 3 जो परसेंट मतलब 3 वाला जो पार्ट होता है वो HCl का होता है और 1 पार्ट जो होता है वो HNO3 का होता है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है। तो इसमें जैसे ही क्या डालते हैं, गोल्ड डालते हैं या प्लैटिनम डालते हैं, तो ये क्या करता है, गोल्ड, प्योर गोल्ड को अपने ऊपर घोल लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, और जितना उसमें पीतल तांबा रहता है ना उसमें ही रह जाता है। जैसे सपोज करो अंगूठी दी उन्होंने या अपना चेन दिया कि इसको साफ कर दो, तो वो साफ नहीं करते थे, वो क्या करते थे कि पूरा उसका, ये पहले, अभी तो खैर अब तो पीपल्स आर सो स्मार्ट के इतना सोशल मीडिया वगैरह में इतना कुछ है कि अब कोई लुटता नहीं है, लेकिन पहले क्या होता है, काफी इग्नोरेंस बहुत ज्यादा था बच्चों, तो ये सब ये बहुत चोरी वगैरह बहुत ज्यादा होती, तो क्या करते थे वो लोग सोल्यूशन में डालते थे उनके गोल्ड को और उसका पूरा सोना निकाल लेते थे, राइट। तो वो किस में डालते थे, वो डालते थे एक्वारेजिया में। क्या बोलते हैं इसको, एक्वारेजिया, ये तो आपको भी पता होगा, ये 10th में भी आपने पढ़ा होगा बच्चों। तो एक्चुअली आप इसकी रिएक्शन में आपको सिखाऊंगी कि कैसे डिसॉल्व करता है ये एक्वारेजिया, ठीक है। तो चलिए मैम? इसको भी एक लिख लेते हैं। हाँ बेटा बोलो। मैम नोबल मेटल्स मतलब सिल्वर नहीं आता है क्या, सिर्फ गोल्ड एंड प्लैटिनम है? देखो एक्चुअली गोल्ड और प्लैटिनम बहुत ज्यादा नीचे होते हैं, सिल्वर तो ऊपर होता है, फिर भी समझ रहे हो तुम, सिल्वर फिर भी एयर में से सल्फाइड के साथ रेड करके Ag2S बना लेता है ना, सिल्वर सल्फाइड जो ब्लैक कलर का होता है, तो सिल्वर Yes. फिर भी रिएक्टिव है क्योंकि वो ऊपर रहता है गोल्ड के, है ना बेटा। चलो तो बात कर रहे थे अपन कि कैसे ये सोल्यूशन गोल्ड को डिसॉल्व करता है ना। तो लिखो इसकी रिएक्शन, HNO3 प्लस, मैंने आपसे कहा 3 पार्ट होता है उसमें HCl का, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे बच्चों तो ये बनाएंगे नाइट्रोजाइल क्लोराइड प्लस नाइट्रोजाइल क्लोराइड प्लस नाइट्रोजाइल क्लोराइड NOCl, इसको लिख लो, प्लस मैम ये रिवर्सिबल होती है क्या? नहीं बेटा रिवर्सिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये नहीं क्या नहीं करेगी, मैम, जब गोल्ड डिसॉल्व, मैम जब गोल्ड नहीं का नहीं कुछ नहीं पार्टिकल डिसॉल्व हो जाता है तो हाँ, तो वो सोल्यूशन में गोल्ड रहता है ना, वो सोल्यूशन, अब देखो वो तो ना कितने लोगों को लूट लाट के आएंगे तो सबका सोना उसके अंदर होगा, तो ऑफ कोर्स उसमें मैम तो से आप वेट कम हो निकाल जाता सकते होगा हो। ना गोल्ड का? अरे हाँ हो जाता है, बट मैं आपसे क्या बोलती हूँ, पहले अभी आजकल लोग बहुत स्मार्ट है, उनको समझ में ही नहीं आता था कि उनका गोल्ड पूरा निकल जाता था, समझ रहे हो। तो फिर मैम उस गोल्ड को किसे सेपरेट करते थे जो मिक्स हो जाता है एक्वारीजिया के साथ? वो फिर वो कर लेते थे, ये जो सोनार वगैरह होते हैं ये लोग सब उसमें यूज कर लेते हैं फिर गोल्ड के पार्टिकल्स को। जितना छोटा गोल्ड का पार्टिकल होता है उसका कलर भी उस हिसाब से चेंज हो जाता है, वो सॉल्यूशन का कलर फिर पर्पलिश कुछ होता है, क्योंकि जितना गोल्ड का पार्टिकल का कलर छोटा, मतलब पार्टिकल का साइज छोटा करते जाओगे है ना, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बड़ा अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो वो गोल्डन येलो होता है जो अपने ऑर्नामेंट्स में होता है ना। और उसका पार्टिकल्स के साइज को आप छोटा करते जाओगे तो वो गोल्डन से येलो हो जाता है, येलो से फिर ब्लू, ब्लू से फिर पर्पल, तो जितना छोटा करते जाओगे पार्टिकल का साइज, उसका कलर उसका चेंज होता जाएगा। चलो तो ये नाइट्रोजाइल क्लोराइड प्लस नेसेंट क्लोरीन, ये नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट करता है AU के साथ बच्चों। आप जानते हो नेसेंट मतलब क्या होता है, अकेला इकलौता जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा, और गोल्ड के साथ रिएक्ट करके AuCl3 बना लेता है, मतलब कंपाउंड बनानी है उसने गोल्ड का। उसी तरह से प्लैटिनम की वैलेंसी 4 होती है तो वो 4Cl जो नेसेंट घूम रहा है, नेसेंट मतलब आप जानते हो ना, नेसेंट ऑक्सीजन है ना, नेसेंट क्लोरीन, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाता है PtCl4। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन में, मैम नेसेंट क्या होता है? नेसेंट नेसेंट मतलब अकेला बेटा, जैसे नेसेंट O, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है,
है ना, जैसे ओजोन टूटता है तो नेसेंट O प्लस O2 में, ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, लाइक समझ लो जैसे फ्री रेडिकल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं ना, वैसे ये नेसेंट एटम्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बेटा, बिकॉज इनका सहारा साथ वाला कोई होता नहीं, अकेले हो जाते हैं, तो बस चाहते हैं किसी तरह से उनको कोई मिल जाए तो उनके साथ उनको साथ हो जाए उनका, ठीक है। यस बात मैम। समझ में आ रही है ना, नेसेंट हाइड्रोजन, NaCl को क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड बेटा, सिल्वर NOCl क्लोराइड, NOCl नाइट्रोजाइल क्लोराइड बेटा, नाइट्रोजाइल क्लोराइड, नाइट्रोजाइल क्लोराइड, दिस इज गोल्ड क्लोराइड, गोल्ड 3 क्लोराइड, दिस इज नाइट्रोजाइल क्लोराइड, नाइट्रोजाइल, नाइट्रोजाइल क्लोराइड। साक्षी तुम हो कि सो गई, कहाँ हो साक्षी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे, मैम हूँ मैम हूँ। मुझे लगा तुम सो गई। नहीं मैम नहीं सो। चलो चलो, अब लिखो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, नेक्स्ट लाइन में लिखो। वो प्लैटिनम क्लोराइड है ना? हाँ बेटा प्लैटिनम क्लोराइड है, तो इस तरह से एक्वा रिजिया जो है वो गोल्ड और प्लैटिनम को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। चलो बात कर रहे थे हम किसकी, नॉन मेटल्स की, तो लिखो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और इसमें भी दो रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में है, वो दोनों लिख लो, एक आयोडीन के साथ है और एक सल्फर के साथ है, तो फटाफट जल्दी दोनों लिख लो, ठीक है। हम नॉन मेटल्स रिएक्ट विद HNO3 की कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लीज बच्चों, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और आपको पता है कि हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से एक प्रोडक्ट तो हमें पता ही होता है, वो क्या होता है NO2, ये तो हमें रटा हुआ, मैंने आपको बता दिया कि जब भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करोगे NO2 बनेगा, और पानी भी बनता ही बनता है, तो ये चीज तो आपको पता ही है। तो हम यार तो दो प्रोडक्ट तो आपको पता रिएक्ट करते हैं। क्या बेटा, डाइल्यूट नहीं, Dilute- नॉन मेटल नहीं, डाइल्यूट के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते, है ना, केवल कॉन्सेंट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर ये एसिड और ये आयोडीन, तो ये बना लेगा आयोडिक एसिड HiO3, और ये बना लेगा H2SO4। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, वो परेशानी है सबसे ज्यादा, तो वही परेशानी है यार, इसको बैलेंस, मतलब 8 सल्फर है ना, तो 8 H2SO4 लगा दो ना, क्या परेशानी है, लगा दिया 8 H2, 2 आयोडीन है ना, तो 2 HiO3 लगा दो, क्या परेशानी है, लगा दो। जैसे टोके बैलेंस हो रहा नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 10 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, सुनो यहाँ पर 10 लगाना पड़ेगा, बैलेंस नहीं हो रहा है, और यहाँ पर 10 NO2 लगाने पड़ेंगे तब बैलेंस होगा, और अभी भी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा, मतलब यहाँ और H2 लगाना बैलेंस। देखो बैलेंस मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि बैलेंस करने की आपको जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं है बैलेंसिंग, बस आप प्रोडक्ट याद कर लो, 48 HNO3 प्लस 8 H2SO4 यहाँ हमने लगा ही दिए थे, प्लस अगर ये 48 है, जैसे 10 था तो 10, ये 48 है तो यहाँ 48 बन जाएगा, है ना। एक्चुअली H2 को बैलेंस करने के लिए हमको करना पड़ रहा है 16, है ना, 16 H2, क्योंकि 8 to the 16 तो यहाँ पर ही हो गया। कर लिया क्या, लिख लिया? यस मैम। चलो हमने HNO3 का स्ट्रक्चर भी बना लिया था, और याद रखो HNO3 का स्ट्रक्चर हम लिख दो प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लीज। कैसा स्ट्रक्चर होता है HNO3 का, प्लेनर, एक ही प्लेन में, प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लीज लिख लो। किसका स्ट्रक्चर मैम? HNO3 का लिखा था ना बेटा, अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था ना अभी, HNO3 का स्ट्रक्चर बनाया था ना प्लेनर, यस मैम। तो ऐसे बना लो प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है तुम लोग को स्ट्रक्चर के बारे में ही पूछने, कैसा स्ट्रक्चर है, एक ही प्लेन में प्लेनर स्ट्रक्चर, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज है मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग डालो, ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट। अच्छा मुझे बताओ किस किसने ब्राउन रिंग टेस्ट करा है लैब में, मैम प्लीज मैंने बच्चों बता दो। यस मैम। करा है, वेरी गुड। किस किस को याद है ब्राउन रिंग टेस्ट, प्लीज बोलो क्यों करते हैं। हम नाइट्रेट की क्यों? प्रेजेंस। वेरी गुड बेटा, नाइट्रेट हमको निकालना पड़ता है कि नाइट्रेट हमारे सॉल्ट, जैसे सपोज करो मैंने आपको दे दिया सोडियम नाइट्रेट दे दिया, और मैंने पूछा कि बताओ इसमें इस सॉल्ट में जो आपको दिया है मैंने, है ना, ये लेड नाइट्रेट मैंने आपको दे दिया, और मैंने आपसे कहा एक एनायन डिटेक्ट करो,
तो वहां पर एनाइन क्या है, आपका नाइट्रेट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो आपका सॉल्ट है, सपोज मैंने आपको दिया सोडियम नाइट्रेट, है ना, उस सॉल्ट में आप क्या डालोगे बेटा, FeSO4 का सॉल्यूशन, है ना, FeSO4 का सॉल्यूशन डालोगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डालोगे, बिल्कुल वॉल से टच करते हुए, है ना। मैं आपको फिर समझा रही हूँ। Concentrated ना मैम? हाँ बेटा, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो, जो अपने लैब में होता मैम है। ये कौन सा देखो, टेस्ट है? बाप रे क्या कर रहे हो, ये रिंग टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस पर नहीं पढ़ा आपका मैम, स्कूल ही exam नहीं गया 11th में। कोई बात नहीं, लेकिन अब अभी आपको तो प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे ना बेटा, तो ये प्रैक्टिकली में आ रहा है, इसलिए मैं आपको थ्योरी में पढ़ा रही हूँ, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज करो आपका कोई सॉल्ट है, सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में आप डालोगे FeSO4, है ना, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसमें आप डालोगे बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड वॉल से डालोगे धीरे धीरे करते हुए। तो यहाँ पर जैसे आप H2SO4 डालोगे ना, सरफेस पे एक पतली सी ब्राउन रिंग बनेगी, और तुम्हें पता है वो ब्राउन रिंग इतनी ज्यादा, मतलब पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। आपने एक ड्रॉप भी H2SO4 नहीं, आधा ड्रॉप भी H2SO4 ज्यादा डाल दिया तो वो रिंग पूरी फैल जाती है। तो मुझे एक बताओ, कौन है यहाँ पर जिससे रिंग आसानी से बन जाती है, जो रिंग बना लेता है? कोई है यहाँ पर, किसी ने रिंग बनाई है? मुझसे बन गई देखो थी। टेस्ट सबने तुमसे बन गई थी, मतलब दिस शोज कि तुम्हारे अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि एक्चुअल में अच्छे अच्छे लोगों से वो रिंग नहीं बनती है, क्योंकि इतनी हड़बड़ी में बच्चे वो H2SO4 डालते हैं, वो मिक्स हो जाती है, वो फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। तो रिंग जितनी ज्यादा पतली रिंग बनेगी ना, उतनी ब्यूटीफुल लगती है और उतना अच्छा टेस्ट वो कंफर्म करता है नाइट्रेट को, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्ट लेते हैं प्लस FeSO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, और यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है, वो ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स। चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं फटाफट हम लोग, और फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मैम लेस देन हम- मिनट है। और less than 1 अरे यार minute. बस जल्दी से जल्दी जल्दी रिएक्शन लिखो, जल्दी से रिएक्शन लिखो फटाफट प्लीज बच्चों, प्लीज जल्दी। आज इतना पता नहीं क्यों इतना हमारा टाइम निकल जाता है यार, इतनी जल्दी जल्दी, जल्दी लिखो।